नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पूर्व कक्षाओं में हमने दिसंबर 2021 के कुछ प्रश्नों का व्याख्या के साथ हल देखा था। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम टीचिंग और लर्निंग का उपागम है, अप्रोच है। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये वही 9th यूनिट है जो योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ उस पुस्तक से दिया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार आपका घुमा फिरा के भी पूछा हुआ है। तो इसमें वहाँ पे दो अप्रोच चलती है आपकी, एक टीचर सेंट्रिक चलती है, एक लर्नर सेंट्रिक चलती है। तो उसके आधार पे दो ही पार्ट बने आपके, एक तो शिक्षक केंद्रित हो गया आपका, एक विद्यार्थी केंद्रित हो गया। उस आधार पे ए और बी ये आपका ऑप्शन बनेगा, केवल ए और बी। ठीक है, बाकी पार्ट उसके अंतर्गत नहीं दिए गए हैं। फिर पूछा कि वर्ड जो एजुकेशन है वो किस लैटिन वर्ड से बना है, तो वो भी उसी के आधार पे ही है आपका। उसमें एड्यूसियर है आपका और एडुकेयर है, ये दो पार्ट हैं आपके जिसके आधार पे भी एजुकेशन शब्द बनता है। तो ए और सी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने एक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के नाम से पुस्तक निकाली है और आप उसमें देखेंगे उसमें दो तरह के व्यायाम दिए गए हैं, सूक्ष्म भी दिए गए हैं और स्थूल भी व्यायाम दिए गए हैं। प्रसिद्धि जो है वो सूक्ष्म व्यायाम के रूप में है, लेकिन फिर भी स्थूल व्यायाम भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे सूक्ष्म व्यायाम वहाँ पे टोटल 48 है और उनमें अधिकांश का जो नाम है आपका विकासक, भुज शक्ति विकासक, स्कंध शक्ति विकासक, उदर विकासक, तो विकासक वाले हैं। हमें तो नहीं वाले बताने हैं तो फैक्ट है, याद होगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उसमें हृदय गति है आपका, ये नहीं है, और सर्वांग पुष्टि ये सूक्ष्म व्यायामों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्कंद शक्ति विकासक है या उच्चारण स्थल या विशुद्धि चक्र की शुद्धि है, ये सब आपके सूक्ष्म व्यायामों के अंतर्गत आते हैं। तो ए और सी नहीं है। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि कौन सा है में पूछा है और कौन सा नहीं में पूछा है। कई बार जल्दबाजी में हम वो है और नहीं वाला पार्ट नहीं देख पाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला है आपका, घेरंड संहिता के अनुसार किस व्यक्ति को इन मौसम योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर भी नहीं वाला पार्ट दिया है, तो वहाँ पे दो में प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है, या तो वसंत में कर सकते हैं या शरद में कर सकते हैं। चूँकि नहीं वाला पार्ट है तो हमारे तीन हो जाएंगे, हेमंत, शिशिर और वर्षा, ए बी सी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। फैक्चुअल पार्ट सीधा याद है। अगले आपके मिलान के क्वेश्चन हैं और मिलान के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप देखेंगे। तो इसमें किसका कौन सा योग है, जैसे महर्षि या श्री अरविंद का इंटीग्रल योगा जिसको पूर्ण योग कहते हैं, ये हो जाएगा। महर्षि दयानंद का है उपासना योग, ये भी कई बार आपके प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान दें। लाहिड़ी जी हैं उनका या उनकी जो शिष्य परंपरा है उनमें क्रिया या क्रिया विन्यास योग आदि चलते हैं। और महर्षि रमन का जो है आपका वो ज्ञान योग है। सबको अलग अलग याद रखिए, ये कई बार आपकी परीक्षा में आते हैं। उस हिसाब से मैचिंग करेंगे तो श्री अरविंद जी का था पूर्ण योग, और तो ए का 2 हो गया आपका, और बी जो था आपका महर्षि दयानंद उनका उपासना योग, बी का 3, ए का 2 बी का 3। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका इसके अनुसार बनता है। अगला है, ये कठोपनिषद से है। कठोपनिषद में आपकी आत्मा की शरीर के संदर्भ वो रथ के साथ लेके उपमा दी गई है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो किसको किसके साथ जोड़ा, तो आत्मा को वहाँ पे रथी कहा है। तो ए का 3 आप देखेंगे, ए का 3 एक सही होगा। मिलान में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि एक का भी आपको पता है अधिकांश क्वेश्चंस में, तो वो आपके ठीक हो जाते हैं। आपको फिर अन्य की जानकारी की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर को रथ कहते हैं, बुद्धि को सारथी कहा है और मन को आपका लगाम कहा है। मन के लिए वैसे संस्कृत वर्ड जो वहाँ पर प्रयोग किया गया वो प्रग्रह किया गया है, तो संभावना है कि कभी प्रग्रह का ही प्रयोग कर लें। और कई बार पंक्तियाँ पूछ लेते हैं, मनः प्रग्रह में ये बचा, ऐसा करके पंक्ति डाल दी आपकी और पूछ लिया कि ये पंक्ति किस ग्रंथ की है आपकी। तो वो संस्कृत वर्ड भी आपको ध्यान रखने चाहिए, इससे आपको काफ़ी सरलता रहेगी प्रश्न करने में।
अगला भी सामान्य ही प्रश्न है, ये अलग अलग क्रियाएं दी गई है, किसको क्या कहा जाता है। जैसे क्रिकर है आपका, उसको उपप्राण कहा जाता है, 5 प्राण है और 5 उपप्राण है, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय। तो सी का एक देखो एक सही हो गया आपका, डी ऑप्शन। बाकी अन्य अन्य भी देखना चाहिए, खेचरी एक मुद्रा है, हाँ, जालंधर एक बंद है और व्यान एक आपका प्राण है। इस आधार पे आपका 4th ऑप्शन बन जाता है। ये आपका योग दर्शन के अलग अलग पादों के सूत्र पूछे हुए हैं, तो संस्कृत की पंक्तियाँ या सूत्र ये भी काफ़ी आपकी आने लगे हैं। जैसे तत्र ध्यान अजयम अनाशयम, ये वासनाओं के संदर्भ में आपका आया है वहाँ पे। तो ये आपका कैवल्य पाद का है, जब वहाँ पे 5 प्रकार की सिद्धियों की बात आती है, जन्म, औषधि इत्यादि करके, फिर कहते हैं उसमें जो समाधिज सिद्धियाँ होती हैं, ध्यान जो सिद्धियाँ होती हैं, वे आशय अर्थात वासनाओं से रहित होती हैं। फिर तत्र सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ये आपकी विवेक ख्याति प्राप्त जो योगी होता है उसकी प्रज्ञा की बात की गई है, ये साधन पाद का है। आप एक के आधार पे देखो, मतलब बी का आपका 1 है ना, उससे ही आप देख लीजिए, बी का 1 एक सही हो गया, देखो सेकंड ऑप्शन है। और डी का 4 ये भी मैच हो गया आपका। और भी देखना चाहे तो विभूति पाद का तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये आपका निरोध जो आपका परिणाम है चित्त का, उसके बाद आता है आपका ये। और समाधि पाद का आपका तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, ये उपाय योगियों के संदर्भ में आता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे ये शिव संहिता का है, क्योंकि शिव संहिता का ही जो विभाजन है वो पटल में किया गया है, तो आपको ये बताना है कि किस पटल में क्या विषय है। अब आप देखेंगे इसके अंदर कुछ भी अगर आपको जानकारी हो, एक भी, जैसे दार्शनिक मान्यताएं जो हो सबसे प्रारंभ में ही आती है आपकी, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं दी हैं। फिर कहा है कि जो शिव संहिता का जो ज्ञान कांड आदि है उसके सामने वे सब मिथ्या ही है। तो प्रथम पटल में आप दार्शनिक मान्यताएं कर सकते हैं। तो ए का अगर आप 3 करते हैं तो एक ही ऑप्शन से हो जाता आपका, ए का 3, बी का 4, सी का 2, 4 2 1। तो दूसरे पटल में है, वहाँ पर शरीर की विशाल ब्रह्मांड के रूप में कहा है। चतुर्थ पटल में मुद्राएं हैं आपकी। और पंचम जो पटल है आपका, वहाँ पे योग के प्रकार और योग के साधक, वहाँ अधिमात्रक साधक है, अधिमात्रतम साधक है, अलग अलग प्रकार के योग के 4 साधक वहाँ पर बताए गए हैं। ये कॉमन सेंस का पार्ट भी था, और कुछ थोड़ी बहुत भी अगर ऊपरी सतह पे जानकारी होती आप इसको कर सकते हैं। फिर वाइटामिन्स के आधार पे पूछा है आपका, किसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, या भी कोई भी एक आप देखिए। जैसे विटामिन डी काफ़ी प्रसिद्ध है रिकेट्स की दृष्टि से, तो हम कह सकते हैं कि सी का सेकंड देखो एक सही हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, सी का सेकंड। क्योंकि कितने इजी आते हैं आपके ना, देखेंगे तो ए का 4। बाकी आप रखें तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है आपका, पेलाग्रा, ठीक है। विटामिन सी से होता है आपका, बी का ऑप्शन आपका थर्ड है, स्कर्वी, ये भी प्रसिद्ध है। विटामिन ई की कमी से माल न्यूट्रिशन होता है आपका, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने सी का जो था विटामिन डी का थर्ड ऑप्शन दिया 3 के अंदर, थर्ड ऑप्शन में स्कर्वी वाला पार्ट, ठीक है। सी का तो विटामिन डी का रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से ना 2 रोग होते हैं आपके, बच्चों में तो रिकेट्स होता है और बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया होता है। ओस्टियोमेलेसिया वाला जो क्वेश्चन है वो भी कई बार आया है, तो डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी कंटिन्यूस आते ही रहते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखने चाहिए। फिर योग सूत्र का आपका आ गया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। तो मित्रता का जो भाव है वो किन के पास रखना चाहिए, करुणा का किन के, तो करुणा दुखी के प्रति होती है, एक पता लग गया आपको। मतलब बी का 3 देखेंगे तो एक सही हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। बहुत जल्दी होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। मैत्री है सुखी के प्रति रखेंगे, मुदिता पुण्यात्मों के प्रति रखेंगे, ठीक हो गया आपका। उपेक्षा पापियों के प्रति रखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। अगला देखिए कि किस अभ्यास से किस प्रकार के रोगों में या क्या क्या लाभ बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ संस्कृत की पंक्तियाँ डाल दी है आपकी, कुछ हिंदी में डाल दिया है। तो त्राटक अगर आप देखें, त्राटक का जो लाभ है आपका वो है तंद्रा का अभाव, क्योंकि त्राटक आँखों से संबंधित है और तंद्रा का जो पार्ट है वो आँखों से ही जुड़ा हुआ है। तो हम डी का 1 करें तो 2 आपके बचे, 2 एलिमिनेट हो गए। देखिए अब हैं हम
मयूरासन जो होता है पेट से संबंधित है, आपका अग्नि को बहुत बढ़ाता है। तो आप देखेंगे सब ये तीन के तीन जो लाभ हैं तीनों अग्नि के बढ़ने पर ही है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो मयूरासन है आपका वो जारयेत कालकूटम, इतना बढ़ाता है आपके अग्नि को कि कालकूट नाम का जो विष है भयंकर विष वो भी भस्म हो जाए। तो एक बार बार हम पढ़ते हैं। तो बी का आप 4 देखेंगे तो बी का 4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया, वो भी एलिमिनेट हो गया। अब ये कठिन क्यों था और सरल क्यों था? कठिन ये था कि जठरानलस्य उदयम जठर प्रदीप्तिम, और किसी ने हिंदी में याद किया हो तो जठर अनल का उदय मतलब जठराग्नि प्रदीप्त, जठर प्रदीप्तिम का अर्थ भी जठराग्नि प्रदीप्त। तो दोनों का हिंदी की दृष्टि से तो सेम ही अर्थ है, संस्कृत में भाव भी सेम है, लेकिन पंक्ति चूंकि ग्रंथ की अलग अलग दी गई है उस लाभ के संदर्भ में, वही इन्होंने पूछा था, इसलिए कठिन था। बहुत मुश्किल चांस है, किसी को मूल संस्कृत पाठ ही याद होगा तो ही डिफ्रेंशिएट कर सकता है। सरल इसलिए हो गया कि हमें इन दोनों को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दो जो लाभ थे त्राटक के और मयूरासन के, उनके आधार पर ही आप इसको जान पाए। फिर भी देखना चाहें तो ए का 3 है, मत्स्येंद्रासन का है जठर प्रदीप्ति, ये हो गया। पश्चिमोत्तानासन में आएगा जठरानलस्य उदयम। तो कई बार हम क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो कहीं ना कोई उपाय आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये बंध है, ये शरीर के किस किस अंग में लगता है? जैसे उड्डयन बंध है आपका, वो उदर में लगेगा, प्रसिद्ध ही है। तो बी का देख लीजिए, बी का 1 2 में है, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए। एक और देख लेते हैं हम, जालंधर बंध है, कंठ में लगता है, तो ए का 3 हो गया। ए का 3 करेंगे तो बस सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, बाकी अपने आप ही हो गए। और देखना चाहे तो जिह्वा बंध है, जीभ पे लगता है और तालू पे लगता है। मूल बंध आपका गुदा द्वार और कटी स्थान में लगता है, बाकी सब आपके सही हो जाएंगे। कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता का या पर का उचित क्रम बताइए। इंद्रियभ्यो परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिस्तु परश्च यः स आत्मा। तो इंद्रियभ्य परा ही अर्था, पहले इंद्रिय के विषय आएंगे, उसके बाद आपका इंद्रियभ्य परा ही अर्था। तो पहले इंद्रियाँ आएंगी, इंद्रियों से परे आपके फिर अर्थ आएंगे, विषय उनके बाद आपका मन आएगा, मन के बाद आपकी बुद्धि आएगी और सबसे बाद में आपका आत्मा आएगा। अब देखिए हमें पता है कि सूक्ष्मता या श्रेष्ठता में आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। तो अब देखिए सी सबसे लास्ट में 3 में दिया गया है, 1 हट गया। अब है मन और बुद्धि में भी हम बार बार पढ़ते हैं कि पहले मन आता है फिर बुद्धि आती है, तो पहले डी आएगा फिर ई आएगा। डी और ई के हिसाब से देखो 2 ऑप्शन बच गए आपके, ये आ गया ये आ गया। अब ये कठिन था पहले और दूसरे में, जिसको स्पष्टतया याद है वही कर पाएगा, अन्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले इंद्रिय आएगा फिर अर्थ आएगा, तो बी ए करेंगे तो 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा BADEC। कठिन क्वेश्चन था, जिसको स्पष्ट याद होगा वही आपका कर पाएगा, अन्य नहीं कर सकते। ध्यान बिंदु के अनुसार बताना कि कौन सी पंक्ति ठीक है। ध्यान बिंदु के अंदर योग चूड़ामणि के अंदर 2 में 6 योग दिए गए हैं, 6 प्रकार के योग के अंग। तो ये हो गया आपके आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये ठीक हो गया। वह 4 आसन है आपके, सिद्धासन भद्रासन सिंहासन पद्मासन। ये जो है आपका ये पंक्ति गलत हो गई। आसन चतुष्टय के नाम गलत हो गए यहाँ पे। यम नियम आदि, वहाँ पे आसन के 6 अंग तो हैं लेकिन यम नियम वाला नहीं है, आसन से लेके आगे वाले हैं, तो ये भी गलत हो गई। तो इस हिसाब से आपके पहले 2 ठीक हैं, ए और बी मतलब आपका 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये योग सूत्र से आगे आपका की इनका क्रम बताएं, तो ये आपके साधन पाद का है। विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, व प्रकृति के 4 विभाजन दिए गए हैं। तो विशेष है पहले, फिर अविशेष है, फिर लिंग मात्र है, फिर अलिंग है। तो CDBA देखो लिंग मात्र, CDAB अलिंग लास्ट में आता है, CDAB मतलब 3rd ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये आपकी ग्लूकोज के संदर्भ में है, आपको मोनोसैक्राइड से पॉलीसैक्राइड है, पहले मोनो वाले रखो फिर डाई वाले रखो फिर पॉली वाले रखो इस रूप में रखना था। जिसमें मोनो वाले देखिए कौन कौन से हैं आपके मोनो वाले, एक तो गैलेक्टोज हो गया आपका मोनो वाला, और एक आपका फ्रक्टोज हो गया।
तो या तो शुरू में ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। देखो सी वाला दिया नहीं है, ए वाले दिए हैं, तो ये दो बचे आपके, एक ये आ गया, एक ये आ गया। आगे देखिए डाइसैक्राइड के अंदर आपका लैक्टोज होता है आपका और सुक्रोज होता है, तो बी और डी वाला आना चाहिए, तो बी वाला ही दिया इन्होंने, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया ये वाला ए बी सी डी ई। स्टार्च जो होता है आपका ये पॉलीसेक्राइड होता है, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है आपका, पेप्टिन है, ये कई सारे होते हैं, 5 आपके नोट्स में दिए हुए हैं। इससे भी प्रश्न आपका बार बार आता रहता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला योग सूत्र से आ गया आपका, इनका क्रम निर्धारण करें। ये योग के विक्षेप है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य। तो व्याधि स्त्यान संशय, तो पहले स्त्यान आ गया आपका, फिर संशय आ गया, तो ए और सी, ए और सी, ए और सी का एक ही ऑप्शन है, ए सी बी ई डी, बस वही आपका बन गया। देखो ए से ही पता लग रहा था व्याधि स्त्यान संशय, तो स्त्यान से आपका हो गया, तो स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, प्रमाद हो गया, फिर आलस्य हो गया, फिर भ्रांति दर्शन हो गया। और क्रम में भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रमशः आते हैं उन सबको ही लिखे। जैसे व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्याविरति, वैसे तो अविरति करके फिर भ्रांति दर्शन आता है, लेकिन उन्होंने अविरति न दे के भ्रांति दर्शन डाल दिया। तो जो भी गिवन आपके शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनमें सीक्वेंस आपको स्थापित करना है। उसमें ये नहीं लगाना कि इनके बीच में तो एक दो शब्द और आते थे वो नहीं दिए तो गलत हो गया, ऐसा विचार वहाँ पर नहीं करना है। ये वो योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ इस पुस्तक के आधार पर क्रम आ गया आपका। काफ़ी आते रहते हैं और बहुत सरल है आपका। उसमें सबसे पहले बैठने की व्यवस्था की जाती है, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर आपका वैयक्तिक अभ्यास कराया जाता है, फिर समूह अभ्यास कराया जाता है, फिर विश्राम दिया जाता है, फिर प्रश्नोत्तर। अब ये भी आपको याद ही होगा, क्योंकि शुरू के तो चलो फिर भी आप कर सकते हैं, पहले वैयक्तिक फिर समूह, विश्राम और प्रश्नोत्तर। सामान्यतः हमारे माइंड में जाता है कि प्रश्नोत्तर करके विश्राम किया जाए, लेकिन उस पुस्तक के आधार पे पहले विश्राम दिया है, फिर आपका प्रश्नोत्तर दिया है, तो ए लास्ट में आएगा आपको। इस एक पार्ट से ही आप चूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका, क्योंकि प्रश्नोत्तर ए है और वो ए एक ही ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया है। और कंफ्यूज करने के लिए तो डी तीनों में दिया हुआ है, क्योंकि हमारा सेंस किया जाता है कि विश्राम सबसे लास्ट में होगा, इसलिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था अगर याद नहीं हो तो। घेरण संहिता के अनुसार 7 साधन वहाँ पे दिए गए हैं, उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला अध्याय हमें स्पष्ट है कि उसमें षट कर्म का उल्लेख है, तो सी होना चाहिए, तो सी सभी में दिया है। अगले में आपके 32 आसन दिए गए हैं, तो सी के बाद बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, मतलब 2 बच गए आपके, सी और बी। उसके बाद आपकी मुद्राओं का उल्लेख है, आसन, षटकर्म, आसन, मुद्रा, तो ए आ जाएगा आपका, सी बी ए, सी बी ए, बस ऑप्शन बन गया आपका। थर्ड ऑप्शन बनेगा ए ई डी। उसके बाद आपका प्राणायाम आता है, उसके बाद आपका ध्यान आता है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन। अब कथन कारण देखिए, बहुत अच्छे हैं कथन कारण के क्वेश्चन। क्योंकि श्री अरविंद एक स्वतंत्रता सेनानी योगी थे, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता में पहले भाग दिया, गर्म दल के आपके ये अच्छे क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में जब इनको जेल हुई तो वहाँ से इन्होंने उस सब पाठ को छोड़ के योग की तरफ ये बढ़ गए थे। इनकी एक शिष्या थी आपकी श्री माँ, तो उन दोनों ने मिल के पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं की थी, तो पंक्ति आपकी गलत हो गई, क्योंकि इन दोनों ने मिल के आपकी आश्रम की स्थापना की थी। तो कथन एक ठीक है आपका और दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपका ये मांडुक्य उपनिषद के अनुसार है, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, गलत बात है। अगर देखें तो पहला चरण है जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, दूसरा, तीसरा सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्न में तेजस होता है, ये सही है, लेकिन वो तृतीय चरण नहीं है, तो आधा हिस्सा इसका सही है, आधा हिस्सा गलत है, तो पंक्ति आपकी गलत हो गई। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, ये भी वही है। प्राज्ञ सुषुप्ति स्थान में ये सही है, लेकिन वो ओंकार का तृतीय चरण है, तो ये पंक्ति भी गलत हो गई। दोनों पंक्तियाँ आपकी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखें आपका योग दर्शन से, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, बिल्कुल सही है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि, ये भी सही है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, समाधि पाद का अंतिम सूत्र है। दोनों ही पंक्तियां सही है। और यहाँ पे देखो एक सरलता और है, कथन कारण के रूप में कम है, कथन ही दिए गए हैं।
इससे आपको झंझट कम होगा। दोनों सही है, दोनों सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे है, अब ये कथन कारण में आ गया। प्राणायाम करने से सभी रोगों का क्षय हो जाता है। ये बार बार आता है आपका, प्राणायाम करने से कई ग्रंथों में आया है आपका कि कई प्रकार के रोग जो हैं, ये सभी रोग हैं, उनका क्षय हो जाता है। सही है कथन। और प्राणायाम में भी प्राण को, जैसे हाथी को, शेर को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह से प्राणायाम पर भी, प्राणवायु पर भी नियंत्रण धीरे धीरे करना चाहिए। ये भी आपकी पंक्ति बार बार आती है। तो स्वतंत्र देखें तो दोनों सही है, और कारण देखें भी कारण नहीं बनता दिख रहा है, क्योंकि दूसरी जो पंक्ति है आपकी, उसमें इतना ही कहा गया है कि प्राण को धीरे धीरे आप वश में करो, बस इतना, जैसे हम हाथी और बाघ को करते हैं। लेकिन उसको धीरे वश में करने से क्या होगा, जिससे रोगों का क्षय हो जाएगा, वो नहीं बताया आपका पाठ। तो ये दोनों स्वतंत्र ठीक है, लेकिन इसका कारण नहीं बनती है। कारण कब बन जाती है? इसकी ऊपर की पंक्ति में क्या कहा था कि रोगों का क्षय, रोगों का क्षय हो जाता। तो प्राणायाम का कुछ ऐसा पार्ट बताते जिससे रोगों पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखता, तो ये कारण बन सकता था। यहाँ पे केवल स्वतंत्र बात कही है। तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपका विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसीज, बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी 12 की जो डीएनए में कुछ आपके प्रोटीन्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के, उन प्रोटीन्स के बनने के लिए विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है ना, इसको ग्रोथ के लिए आवश्यक मानते हैं। हमने पढ़ा भी आपका एनाटॉमी के अंदर। और ग्रोथ में विटामिन बी 12 क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं हम कि ये जो बोन के प्रोटीन्स होते हैं जिनसे बोन बनती हैं, उनके सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। तो उतना पढ़ा। फिर वो प्रभाव कहाँ पे डालता है, वो उसका प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, वे डीएनए के अंतर्गत भी आपके प्रभावित होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होगा, आपका सेल का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। सेल मैच्योरेशन में तो उसका बढ़ना करना आदि, और रिडक्शन इन सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन रिडक्शन, क्योंकि डीएनए बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल का मैच्योरेशन होगा, उसके बाद ही सेल डिवीजन की पार्ट आपकी माइटोटिक फेज में स्टार्ट होती है। यदि सेल मैच्योर ही नहीं हो पाएगा आपका, तो सेल का डिवीजन कम हो पाएगा। सेल का डिवीजन कम होगा तो ग्रोथ आपकी प्रभावित हो जाएगी। ये दोनों सही है और बिल्कुल सही कारण है। तो आपका कहेंगे ए और बी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये भी डिजीज के संदर्भ में आपका पूछा है। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल सिंपल और सही पार्ट है। एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, उसका सिक्रीशन, और हाइपो में कम हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। फिर कहा कि ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल सही बात है। दो प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज वहाँ पे चलती है। हाइपर में चलती है ग्रेव्स डिजीज, हाइपो में चलती है हाशिमोतो डिजीज। तो हाइपो वाला जो थायराइडिज्म है उसमें तो यही एकमात्र पार्ट है होने का, हाशिमोतो डिजीज। लेकिन हाइपर के अंदर कई सारे कारण वहाँ पे दिए रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन आपका कोज है वो आपका ग्रेव्स डिजीज। उसके अलावा तो आपको कोई ट्यूमर हो सकता है थायराइड के अंदर, आयोडीन की मात्रा अधिक हो सकती है, इस तरह की कुछ कारण और भी हैं। लेकिन मुख्य जो मोस्ट कॉमन कोज है आपका, वो ग्रेव्स डिजीज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के जो सेल थे आपके, वो आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के जो सेल हैं, जो फॉरेन आपके पार्टिकल्स हैं, बाहर के जो टिश्यूज़ हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको नष्ट करें। लेकिन कभी कभी वो मिसगाइड हो जाते हैं, उनको नष्ट ना करके हमारे शरीर के जो सेल हैं उनको ही नष्ट करने लगते हैं। तो आपके दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो स्टेटमेंट टू, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, आधुनिक समय में मूल्य परक शिक्षा का अभाव दिखाई देता। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक समय में कमर्शियल शिक्षा है, मूल्य शिक्षा का काफ़ी स्तर तक अभाव दिखाई देता। पंक्ति सही है। दूसरी पंक्ति क्या, स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है। तो नैतिकता में आपका सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ें आती हैं। अपने लिए अधिक सुख प्राप्त करना ये नैतिकता का पार्ट नहीं है, ये तो स्वार्थपन की दृष्टि से आता है आपका। तो ये पंक्ति आपकी गलत है। तो पहली सही है, दूसरी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा।
अगला है कुंभक से पूर्व आसन एवं षट कर्म का अभ्यास आवश्यक है। ये पंक्ति पहले भी कुछ आई थी, अभी आपका अलग से क्वेश्चन पूछा था कि कुंभक के संदर्भ में बताइए कौन सी पंक्ति सही है, तो वहाँ पर ये था उसको आसन की दृढ़ता के पश्चात करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था, अगर ध्यान होगा आप लोगों को। तो ये भी है उसी तरह का पाठ, तो सही है। तो पहले षट कर्म से और आसन से अपने शरीर को दृढ़ करो, शुद्ध कर लो, उसके बाद कुंभक करना चाहिए। इसका कारण दिया कि आसनों के द्वारा शरीर दृढ़ होगा है, षट कर्म के द्वारा शरीर की शुद्धि होगी, उसके करने होने पर ही कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है और सही व्याख्या भी है, क्योंकि पहले कथन में कहा था कि कुंभक से पहले ये चीज़ें करो। तो क्यों करें? कि इसलिए करें कि इनके करने से आसन से शरीर दृढ़ होगा, षट कर्म से शरीर की शुद्धि होगी, और ऐसा होने पर ही कुंभक का जो मुख्य लाभ है जिसके लिए हम कुंभक कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो पाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी बिल्कुल स्पष्ट पता लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। पैराग्राफ आपके सिंपल आते हैं तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, पैराग्राफ आप कर लीजिएगा। तो यहीं तक का पार्ट मैं करा रहा हूँ, इसमें कोई भी आपको अगर क्लैरिटी ना हो, कोई संशय हो, या हो सकता है कि मेरी असावधानी के कारण कुछ चीज़ गलत बताई गई हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, आगे मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो 2022 का पेपर है उसके मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करूँगा अगली क्लासेस के अंदर। इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम। ओम शम।